पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अगर यहाँ पे कोई सी एस जे एम यू का बच्चा है तो उसके लिए एक जानकारी ये दे दूँ कि आपका जो लेटेस्ट सिलेबस आया है सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार, तो उसमें एक गिज्जू भाई करके हैं जो भारतीय विचारक में नए मतलब ऐड हुए हैं। ठीक, एक इंडियन फिलोसोफर में और एक वेस्टर्न फिलोसोफर में एक फिलोसोफर ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये दो जो फिलोसफर्स आपके ऐड हुए हैं इनका मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगी, इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी इसी सीरीज़ में, बाद की 2 क्लासेस दे दूंगी। ठीक है, फाइनली आज ये आपका लास्ट चैप्टर है पेपर 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, लेकिन वो 2 क्लासेस ज़रूर दे दूंगी क्योंकि नए सिलेबस में वो जोड़ा गया है ना। अब ज़रा आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, जैसे मेरे पास डेली कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कर देता है कि मैम मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ और क्या ये मेरे पेपर में आएगा या ये मेरे सिलेबस में आएगा। एक बार आप अपने आप को ज़रा मेरी जगह रख के देखिए, मैं अगर सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस का एनालिसिस करूं तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इतना तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी जल्दी ही में एक वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एलयू और सी एस जे एम यू के सिलेबस का सेमेस्टर का कंपैरिजन किया था और उस कंपैरिजन के बेसिस पे मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको पढ़ना कैसे है। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा वो वीडियो। और देखिए, तो ऐसे ही आप क्या करिएगा, जो ये क्लासेस चल रही हैं ये एकदम लेटेस्ट सिलेबस सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार सी एस जी एम यू का जो है उसके अनुसार चल रही हैं। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, पता है सबका सिलेबस पूरा सेम होता है, ये सिर्फ मन का फेर है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं उस यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं क्या करूँ, है ना। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोई बात यदि कोई फिलोसफर कहेंगे तो वो चाहे जिस यूनिवर्सिटी के फिलोसफर मतलब चाहे जिस यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, वो फिलोसफर वही बात तो हर जगह कहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सी एस जी एम यू महात्मा गांधी के अनुसार ये लिखा है, एल यू में महात्मा गांधी के अनुसार कोई दूसरी चीज़ लिखी होगी, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना। तो देखिए, एक बार आप अपना ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप अपने कॉलेज से ले लीजिए जा करके, वो एक सिलेबस का आपको पूरा बना बनाया फॉर्मेट दे देंगे। ठीक है, उससे आप मैच करिए, और इसीलिए मैंने ना टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू किया जिसमें आप लोगों को दिक्कत ना हो। जो टॉपिक है उसका थंबनेल पे लिखा हुआ है कि इनके विषय में पढ़ाया गया, बस वो उठाइए, वीडियो चेक करिए, देखिए, आराम से पढ़ते रहिए, है ना। सो इसी के सापेक्ष आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जॉन ड्यूवी के अनुसार। और देखिए, पेपर 1 लगभग कंप्लीट होने पे और फाइनली आपका ये फेस्टिवल सीजन भी खत्म हो गया है ना। अब आपका क्या है मेन, तो पेपर 2 और पेपर 3 मैं सोच रही हूँ इन दोनों की क्लासेस पैरेलल में चलाने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट करेंगे, वहाँ पे वोट कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, देखें, जॉन ड्यूवी आधुनिक युग के महानतम चिंतकों में से एक रहे हैं। उनका जन्म सन 1859 ईस्वी में इंग्लैंड के वेरमॉन्ट के वर्लिंगटन नगर में हुआ। उनके पिता एक साधारण दुकानदार थे। ड्यूवी का एक ग्रामीण वातावरण में पालन हुआ। वे सदैव अपनी पिता की दुकान पर होने वाले वाद विवाद में भाग लेते थे। वाद विवाद के समय वे सदैव कुछ अलग और नवीन कहने की कोशिश करते थे। सन 1879 में उन्होंने वर्मांट विश्वविद्यालय से 20 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 वर्ष बाद, देखिए, 5 वर्ष बाद क्या हुआ, उन्होंने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से दर्शन में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। एक प्रोफेसर के रूप में पहली बार उन्होंने मिनीसोटा विश्वविद्यालय में कार्य कर जल्द ही उनकी नियुक्ति मिचिगन विश्वविद्यालय में हुई। सन 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में उन्होंने अपना प्रयोगशाला विद्यालय खोला जिसने विश्व लोकप्रियता प्राप्त की। अमेरिकन शिक्षा प्रणाली को ड्यूवी के विचारों ने काफ़ी प्रभावित किया। सन 1904 ईस्वी से सन 1939 के ईस्वी तक उन्होंने कोलंबो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके अंतर्गत उन्होंने जापान, चीन, टर्की, रूस व अन्य देशों का भ्रमण किया। वे एक लेखक के रूप में भी स्थापित हुए। देखिए, जो अलग अलग फिलोसफर्स के हिसाब से एजुकेशंस होती हैं, अर्थात शिक्षाएं जो दी जाती हैं, है ना, जैसे आपने भारतीय विचारक में सबके विचार पढ़े, है ना। अब आप वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनसे कुछ सीखिएगा जरूर, है ना। क्यों? क्योंकि ये आपके, जब आप एक शिक्षक बन जाएंगे प्रॉपर, मतलब ऐसा तो मैंने पहले बोल रखा है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप अभी से ही उसको मान लीजिए कि मैं ये हूँ। ठीक, जो भी आप बनना चाह रहे हैं, जैसे आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तभी आप बीएड कर रहे हैं, तो आप अभी से ही मानिए कि आप एक शिक्षक हैं।
तो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आप अभी से ही डेवलप करिए। और जो ये थिंकर्स हैं, जो ये फिलोसफर्स हैं, इनसे नई नई बातों को सीखते रहिए और जीवन में अपने अपनाते रहिए। ठीक, अब देखिए आइए पढ़ते हैं कि ड्यूवी की कई पुस्तकें लिखी जिन्होंने विश्व लोकप्रियता हासिल की। तो उनमें से कुछ कौन कौन सी हैं, तो देखिए स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल ऑफ टुमारो, द चाइल्ड एंड द क्यूरिकुलम, एजुकेशन टुडे, एक्सपीरियंस इन नेचर, ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, एंड द स्कूल एंड द चाइल्ड, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, reconstructions in philosophy, my pedagogic creed, the quest of certainty and introduction to social psychology। देखिए ये जो हिंदी है, अर्थात जो ये यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये इतनी इजी है कि मुझे इसको डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है। अगर आप कहिए तो मैं डिस्क्राइब कर दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको ना नीड नहीं है मेरी समझ से डिस्क्राइब करने की, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर विशेष डिस्क्राइब नहीं करती हूँ, सिर्फ एक रीड करती हूँ। और आप अगर अपना कोई काम कर रहे हैं ना तो आराम से करते रहिए, सिर्फ ये आप मेरी आवाज़ को सुनते रहिए। और जो PDF है इसका, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती हूँ, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार जब आप मुझे कंसंट्रेट होकर के सुन लेंगे, फिर आप उस PDF से पढ़ लीजिएगा, एकदम 110% आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक, अब देखिए कुछ इनके जीवन दर्शन की बात करें तो ड्यूवी का शिक्षा दर्शन यथार्थता पर आधारित था। ठीक है, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ड्यूवी के दार्शनिक चिंतन को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स में क्या बताया कि ड्यूवी पारलौकिक सत्ता में विश्वास के पक्षधर नहीं थे। ड्यूवी तो केवल भौतिकता पर बल देते थे, वे केवल वेट फॉर मिनट, वे इस भौतिक जगत को वैयक्तिक क्रियाओं का क्या मानते थे, फल मानते थे, किसी पारलौकिक शक्तियों का परिणाम मानते थे। डीवी का मानना था कि संसार परिवर्तनशील है तथा उससे संबंधित सब कुछ परिवर्तनशील है। वे संसार के सत्य तथा मूल्यों की स्थिरता में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि इस परिवर्तनशील संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, चाहे वह सत्य हो अथवा मूल्य। उनका मानना था कि सत्य और मूल्य समय तथा स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं तथा ये समय एवं स्थान के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। डीवी के अनुसार परिवर्तनीय संसार के लिए प्रयोगों द्वारा सत्य एवं मूल्यों की खोज करना दर्शन का कार्य होना चाहिए। डीवी की यह विचारधारा प्रयोगवाद यानी कि एक्सपेरिमेंटलिज्म कहलाई। ठीक, अब देखिए जरा जॉन डीवी का मत क्या था कि मनुष्य समाज एवं भौतिकता के संपर्क में आकर जो अनुभव स्वयं से प्राप्त करता है, उनका प्रयोग वह अपनी समस्याओं के समाधान हेतु करता है। स्व अनुभव के बल पर ही मनुष्य परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम है। यही कारण है कि मानव विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। जॉन डीवी की यह विचारधारा नैमित्ववाद यानी कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहलाई। ठीक, अब देखिए ज्ञान एवं तर्क मीमांसा की यदि बात करें तो इनके अनुसार मानव जीवन में उपयोगी सत्य ज्ञान की खोज क्रियाओं के परिणाम से प्राप्त अनुभव के आधार पर होती है। वे अनुभव को ज्ञान प्राप्ति का साधन एवं आचरण परिवर्तन का माध्यम मानते थे। उनका मानना था कि मनुष्य सत्य की खोज के लिए अग्रसर तब होता है जब उसके समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है। समस्या उत्पन्न होते ही मनुष्य उनका हल करने के लिए विभिन्न पक्षों पर विचार करता है। जो क्रियाएं उसके अनुभव के हिसाब से सहायक होती हैं, उन्हें वह समाधान के लिए प्रस्तुत करता है। ड्यूवी ने सत्य की खोज के 5 पदों को बताया, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से कि समस्या की अनुभूति, समस्या का स्पष्टीकरण, समस्या के समाधानों की कल्पना एवं उनका विवरण, संभावित समाधानों को प्रयोग की कसौटी पर करना तथा प्रयोग से प्राप्त परिणामों का आकलन और निर्णय। जॉन ड्यूवी के अनुसार सामाजिक रूप से विकसित मनुष्य संवेदनशील होता है और इसी गुण के कारण वह समस्या की अनुभूति करके उसका समाधान कर सकता है। यही सामाजिक व्यक्तित्व अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करता है। मतलब कुल मिला के जो जॉन ड्यूवी जी थे, ये आपके जो वेस्टर्न फिलोसोफर थे, इनका मानना था कि जो मानव है वो कैसा होता है, संवेदनशील प्राणी होता है ना। और उसके अंदर जो ये क्वालिटी है वो क्या है कि जब कोई समस्या आती है, जैसे हम लोगों की लाइफ है, ठीक है, लाइफ में कभी कभी ऐसा मे भी आप लोगों के साथ भी हुआ,
कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें आपने अपने घर पे या किसी से शेयर नहीं किया, ठीक है। मान लीजिए आपको अपने घर से ही प्रॉब्लम है या किसी अपने रिलेटिव से प्रॉब्लम है, तो आप उससे डायरेक्टली तो जाके कहेंगे नहीं, अल्टीमेटली वो है तो आपकी ही प्रॉब्लम। तो आपने कुछ नहीं किया, बहुत देर तक आप अपने मन में सोचते रहें, सोचने के बाद में आपने सोचा क्या कि मुझे क्या करना है, मुझे किसी से क्या लेना देना है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। कहते ना कि क्या कहते हैं कि अपने काम आप इतनी खामोशी से करिए कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे, है ना। तो मेहनत आप इतनी खामोशी से अपनी करते रहिए कि सफलता तो शोर मचाएगी। तो जब ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं तो अपने आप को इन्हीं सब बातों से आप क्या करते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही बात जॉन ड्यूवी ने बताई। अब देखिए, मूल्य एवं आचार मीमांसा की यदि बात करें तो एक्सियोलॉजी, जॉन ड्यूवी मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते थे, वे आध्यात्मिक संसार को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि मनुष्य समाज का अभिन्न अंग है, वह अन्य मनुष्य के साथ रहकर विकास करता है तथा समाज का एक अच्छा नागरिक बनता है। उनके अनुसार वही मनुष्य सुखी रह सकता है जो सामाजिक समस्याओं को अपने अनुभव एवं उचित क्रियाओं द्वारा हल कर सके एवं सत्यों की खोज स्वयं करे, क्योंकि नए सत्यों एवं मूल्यों की खोज से ही जीवन सुखमय बन सकता है। वे व्यक्ति के विकास में ही समाज के विकास के पक्षधर थे। जॉन ड्यूवी मनुष्य को उसकी रुचि, योग्यता और रुझान के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता पर बल देते थे। फिर देखिए, ड्यूवी के कुछ उपकरणात्मक यानी कि साधनवाद, इंस्ट्रूमेंटलिज्म ऑफ ड्यूवी क्या रहे। तो देखिए, इनके अनुसार विचार किसी बाह्य वस्तु की प्रतिभूति यानी इमेज या सोच, विजन नहीं है। वस्तुतः ये वे साधन या उपकरण हैं जो व्यक्ति को इस प्रकार सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विचार साधन मात्र हैं जिनके माध्यम से हम भौतिक पदार्थों या जगत से परिचित होते हैं तथा तदनुसार कार्य करते हैं। इस प्रकार ये लक्ष्य तक पहुंचने के साधन है। हम लक्ष्य पर जितना अधिक महत्व देंगे, यानी कि जो आपका गोल है, जो आपका एम है, आप जितना उसको टारगेट करेंगे। आप जहाँ बैठ के स्टडी कर रहे हैं, आप एक पेपर फॉर्मेट लीजिए, वहाँ पे आप अपना एम लिखिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, उससे कहीं अधिक हम उन साधनों को महत्व देते हैं जो इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार अच्छाइयों को प्राकृतिक एवं नैतिक रूपों में व्यक्त करना खतरे से खाली नहीं है। हमें इसके विपरीत परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कोई चीज़ अच्छी है या बुरी, उन साधनों एवं विचारों पर निर्भर करता है जिनके द्वारा उनके साथ बर्ताव किया जाता है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि स्थायी या पूर्व निर्धारित सत्य या नैतिकता का कोई क्षेत्र या अर्थ नहीं होता। ये समय, स्थान एवं परिस्थितियों के संदर्भ में बदलता रहता है तथा उन साधनों पर निर्भर करता है जिनके माध्यम से इससे संपर्क स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए जरा देखिए, आपको ये एक यहाँ पे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, बहुत गौर से समझिएगा कि समलैंगिक विवाह यदि होमोसेक्सुअल मैरिज की बात की जाए, यानी लड़की की लड़की से शादी और लड़के के लड़के से, ठीक, को आज एक अपराध या पाप की दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन क्या यह विचारधारा हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी? यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। यही बात इसी तरीके से प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित सभी प्रत्ययों पर भी लागू होती है। इस प्रकार जॉन ड्यूवी सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा यानी दर्शन में विश्वास करते हैं, क्योंकि परिवर्तन समाज का नियम है। देखिए, मेरा आपसे एक बात ये कहना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, है ना, टेस्ट टाइप का, ये सब चीज़ें हमारा अपना एक प्लान है नई नई चीज़ों को शुरू करने का। बट बात ये है कि आप लोग पूरा पूरा टाइम दे नहीं रहे, है ना। अभी सोचिए, मैं सिर्फ एक क्लास जब कर रही हूँ तो आप लोग आधे टाइम के लिए आते हैं, आधे टाइम के लिए नहीं आते हैं, बीच में मे बी आप पढ़ रहे होते हैं, ऊपर कोई नोटिफिकेशन आता है, आहा नोटिफिकेशन, आप यहाँ से पढ़ने की बजाय उठ के उस नोटिफिकेशन पे क्लिक किए और फिर आराम से आपका अपना काम कोई शुरू हो गया, है ना। मैं चाहती नहीं हूँ कि किसी का टाइम वेस्ट हो, चाहे आपका हो या मेरा हो, समय सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं कोई क्लास कर रही हूँ, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसे कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैम आप पूरा पूरा ना पढ़ाइए, सिर्फ क्वेश्चन करवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो देखो क्या है, एक क्वेश्चन को पढ़ाना बहुत आसान है बजाय पूरी बुक को कंप्लीट कराना। आप देखिए 25 दिन में आपकी पूरा पेपर 1 यानी पूरे 80 मार्क्स का क्लियर हो गया है, ठीक, 25 से 20, हाँ 25 से 30 दिन में, ठीक है। ऐसे ही 25 से 30 दिन में आपके पेपर 2 और 3 दोनों पूरी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएंगे। आप ये चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट सीरीज चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका वीडियो तो मे बी 7 to 10 मिनट्स का बनेगा, है ना, और उसके पीछे मुझे ज़्यादा तैयारी भी कुछ खास नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। तो
वो भी सिंपल बहुत है मुझे ऐसा ये सब करने में, बट मैं चाहती हूँ कि जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आप उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सब कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ प्रॉपर वे में मेरी तरह से चलता रहे, तो प्लीज़ क्लास को ज्वाइन करिए। और अगर आपके कोई कॉलेज फ्रेंड्स हैं तो उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा क्लासेस अपनी। ठीक है, बीएड का आपको बीएड कोई करने वाला मिल जाए जिसको 2021 में कर रहा हो, 22 में करने वाला हो, उसको भी ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए भी जल्द ही जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं हर एक चीज़ उसके वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली बीएड का चैनल है तो बीएड का कोई बंदा हो आप उसे क्लास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, साधनवाद सत्य की चिरंतन सत्ता में विश्वास नहीं करता। साधनवादियों के अनुसार यदि सत्य को चिरंतन मान लिया जाए तो यह संसार की प्रगति एवं सहज विकास का अवरोधक बन जाएगा। युग स्थान एवं परिस्थितियों नूतन सत्य का निर्माण किया करती थी। ये नूतन सत्य उपयुक्त परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन के साथ अपना रूप बदलते रहते हैं। साधनवाद शांति एवं अनिश्चित सत्य का प्रतिपादन करता है। जेम्स सत्य को पूर्ण और निश्चित नहीं मानते थे। जेम्स के अनुसार सत्य सदैव निर्माण की स्थिति में रहता है। अब ये लाइन पता है आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखनी होगी। ऐसे इन्होंने देखो, इन्होंने खुद डार्क किया। आप मान लीजिए ब्लू से लिख रहे हैं, ठीक, आपने ब्लैक पेन उठाया और वहाँ पे लिखा जेम्स के अनुसार, और ये एकदम डबल कॉमा बनाई है, ठीक, उसमें लिखिए ये लाइन पूरी। ये लाइन को आप डबल कॉमा से बंद करिए, ब्लैक स्केच ले जाइए, ब्लैक स्केच को एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे 2 लाइन में उसको कर दीजिए, या 2 बार आप उसे ब्लैक से ऐसे कर दीजिए, है ना, तो वो एकदम हाईलाइट हो जाएगा। और एज इट इज़ जब आप लिख के आएंगे ना तो नो डाउट कि आपको एग्जामिनर मार्क्स अच्छे देगा। और हाँ, कुछ बच्चों का ये है पॉइंट कि मैम क्या पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। सच बताऊँ तो मेरे पास अभी ये कोई पीडीएफ ऐसी नहीं है या कोई ऐसा मेरे पास ऑथराइज्ड ऑफिशियली नहीं है लेटर जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। ये सब बातें मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कोविड पे निर्भर करती हैं, कोविड की 3rd वेव पे निर्भर करती है, क्योंकि ये कोविड में ही ऑब्जेक्टिव हुआ है, उससे पहले सारा पेपर सब्जेक्टिव होता था। ठीक है, तो मैं तो आपको क्लास पूरी पूरी इसीलिए पढ़ा रही हूँ, पूरे पूरे चैप्टर्स। सब्जेक्टिव आएगा तो आप लिख ही लेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव आएगा, तो जो लाइन में इंपॉर्टेंट मार्क करती हूँ क्वेश्चन आपके इन्हीं सब चीज़ों से बनेंगे। ठीक है, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो पेपर में चाहे जहाँ से पूछ लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, पेपर में यदि ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, महीने भर पहले ही मैं ऑब्जेक्टिव की एक ऐसी सीरीज चला दूंगी कि आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सारे कंप्लीट करवा देंगे, तो है ना। और बाकी आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका सब कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, रिवीजन हम आपको करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। बट ये तभी सबको संभव होगा जब आप चैनल के साथ बने रहेंगे, वीडियोस प्रॉपर देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना, तभी। अब देखिए, साधनवाद फल की उपयोगिता की कसौटी पर सिद्धांतों की परीक्षा करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो सिद्धांत उपयोगी है वही उपयुक्त है। अधिकतम तुष्टि एवं चरम सुख ही सिद्धांत की सत्यता का परिचायक है। अतः वस्तु के महत्व को आंकने का मापदंड कार्य नहीं, उसका निष्कर्ष है। इसी निष्कर्ष की उपयोगिता के स्तर के अनुकूल वस्तु अथवा सिद्धांत के महत्व का स्तर निर्धारित करने पर यह सिद्धांत बल देता है। साधनवाद का यह मत फर्स्ट टू के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके अनुसार उपयोगी कलाओं के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना ही समाज को उसके अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो सकेगा और उसे प्रगति और विकास दे सकेगा। सत्य की ही भांति साधनवाद जीवन के उद्देश्य एवं मान्यताओं के शाश्वत रूप में विश्वास नहीं करता। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन के आदर्श स्थायी नहीं बल्कि उसकी मान्यता उसकी मान्यता भी बदलती रहती है। मानव जीवन के नव्य आदर्शों की प्रयोग स्थली है। एक जीवन के लक्ष्य को निश्चित रूढ़ि रूप में स्वीकार करना समाज की प्रगति के लिए बाधक है। नए लक्ष्य एवं मान्यताओं का प्रतिपादन इस सिद्धांत के अनुसार विकास के परिचायक हैं। परिस्थितियों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर उन्हें अपनी इच्छित दिशा में मोड़कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को साधनवाद बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इस मत के अनुसार यह क्षमता मानव की बुद्धि एवं शक्ति का सफल प्रयोग है। साधनवाद अंध आस्था को घोर विरोधी मानती। क्या ये जो साधनवाद है वो अंध आस्था का घोर विरोधी है इस सिद्धांत के अनुसार। अब देखिए, इनके अनुसार क्या बताया गया है, क्रिया मूल प्रेरणा है जिसके संचालन का कार्य ज्ञान करता है। यह विचारधारा विचार की क्रिया को अनुगामी मानती है और क्रियाओं को ज्ञान से भी अधिक महत्व देती है। ठीक, अब देखिए, डीयूवी द्वारा साधनवाद के विषय में जो सिद्धांत अथवा विचार प्रस्तुत किए गए वे कुछ इस प्रकार थे।
पहला कि साधनवाद मन की प्रेरक शक्ति को ही लक्ष्य और मार्ग प्रदर्शिका के रूप में स्वीकार करते हैं। मन की इसी प्रेरणा शक्ति के प्रयोगवादियों की दृढ़ आस्था है। ये शक्ति मनोविज्ञान को स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये मन की केंद्रभूत शक्ति की अवहेलना करते हैं। निष्काम कार्य, निर्विषय ज्ञान में ही या किंचित मात्र भी आस्था नहीं रखते हैं। व्यवहारवाद की भांति यहाँ भी क्रिया को प्रधान तथा विचार को गौण स्थान मिलता है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हृदय पक्ष को भी यहाँ बड़ा महत्व दिया गया है। हृदय की भावनाओं को बुद्धि से भी अधिक महत्वता दी गई है। क्रिया एवं ज्ञान पर भावना की स्पष्ट छाप है। साधनवाद इस तथ्य पर बल देते हैं। बालक लघु प्रौढ़ नहीं, भावी मनुष्य हैं। विकासवाद के इस सिद्धांत को साधनवाद पूर्णतः स्वीकार करता है या मनोवैज्ञानिकों की उस धारणा की अवहेलना करता है जिनके अनुसार बालक को लघु प्रौढ़ के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रौढ़ और बालकों की वृत्ति, विचार एवं भावनाओं की क्रिया भूमि पृथक है। इसलिए इसके समर्थक बालकों की शिक्षा का नियोजन करते समय उनकी तत्कालीन वृत्तियों को ध्यान में रखने पर पर्याप्त जोर देते हैं। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इस सिद्धांत का मनोविज्ञान के सिद्धांत से संबंध है। ड्यूवी ने अपनी प्रयोगशाला के विषय में कहा कि यहाँ का वातावरण मनोहारी व सृजनात्मकता से पूर्ण व सहृदय होना चाहिए, जिससे बालक यहाँ बिना किसी भय व संकोच के अपना कार्य कर सके। ड्यूवी की प्रयोगशाला में अनेक उपकरण व यंत्र थे। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार उसमें काम करते थे। इसमें अनेक अध्यापकों द्वारा वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए बालक के लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार किया जाता था। ड्यूवी ने समाज तक विद्यालय में घनिष्ठ संबंध जोड़ा तथा बालक के वर्तमान को अधिक महत्वता प्रदान की। ड्यूवी ने परंपरागत शिक्षा को नकारते हुए नए शैक्षिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ड्यूवी के अनुसार विद्यालय सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है। ये ना जब आप टेट और सीटेट वगैरह एग्जाम देंगे ना, इसके लिए भी मैं वीडियोस बना दूंगी आपके लिए कि कब आप एलिजिबल हैं, क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग। सो वो तो खैर बना ही देंगे। देखिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये मान के चलिए जब तक आप टीचर नहीं बन जाएंगे, ठीक, तब तक जो भी प्रोसेस होता है, डीएलएड का फॉर्म भरना है कि नहीं भी, है ना, टीजीटी की वैकेंसी आई, उसके बाद में क्या होता है, सुपर टेट की वैकेंसी आई, जो भी कुछ होती है ना चीज़ें, डीएलएड आपने किया, बीएड उन्होंने किया, तो उनके और आप में क्या डिफरेंस है, वो ये फॉर्म भरेंगे या आप भरेंगे, सब कुछ अल्टीमेटली ओवरऑल जो भी कुछ होते हैं वो सब कुछ बता देंगे। बस आपको उस चैनल के साथ बने रहना है, ठीक। अब ड्यूवी के अनुसार क्या कहा गया कि विद्यालय सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है। विद्यालय को सामाजिक अनुभवों की प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालक एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन के सर्वोत्तम ढंग को सीख सके। ड्यूवी के कुछ शैक्षिक चिंतन थे, जैसे क्या थे रहे। देखिए, ड्यूवी के शैक्षिक चिंतन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। क्या? पहला, शिक्षा का अर्थ की यदि बात की जाए तो इन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी न होकर स्वयं जीवन है, जबकि अभी तक शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को भावी जीवन की तैयारी का साधन माना था, ठीक। अतः बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो सके। इनका मानना था कि मनुष्यों में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जो सामाजिक भागीदारिता से विकसित होती हैं। ड्यूवी ने इन्हें मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्ष कहा है। मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत बालकों की मूल प्रवृत्तियाँ, रुचियाँ, शक्तियाँ एवं वैयक्तिक विशेषताएं आती हैं, जबकि सामाजिक पक्ष में परिवार, पड़ोस, समुदाय, सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक दशाएं आती हैं। मनुष्य समाज में नित्य नए अनुभव ग्रहण करता है। ड्यूवी ने शिक्षा की परिभाषा इसी आधार पर दी है। देखिए, आप एक छोटी लाइन से कितनी अल्टीमेट चीज सकते हैं, क्या कि मनुष्य समाज में नए अनुभव ग्रहण करते हैं। एक बात आप ये जीवन में जरूर याद रखिएगा, है ना, इट्स माई क्या कहते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में ग्रहण किया है या जो न्यू न्यू सीखा है वो आज हम आपको बताते हैं। देखिए, आज जो भी डेट है, ठीक है, आज आपने कुछ भी सीखा, कल जब आप सोने चलिए, ठीक, तो एक बार ये ज़रूर सोचिएगा, क्या जितना मुझे कल आता था, ठीक, उससे ज़्यादा क्या मैंने आज सीखा है ना। ये ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको किसी दिन जवाब मिले ना, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप बहुत पीछे आ रहे हैं। आपका समय है अपने जीवन को सुधारने का। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको नित्य प्रतिदिन न्यू न्यू सीखना है।
ठीक है। क्या सीखना है? न्यू न्यू सीखना है, कुछ न्यू न्यू करना है, कुछ चाहे आप कुछ भी सीखिए, न्यू न्यू पढ़िए, कोई बुक पढ़िए, कुछ न्यू न्यू करिए, कुछ अल्टीमेट चीज़ें करिए जिससे आप जीवन में कुछ कर सकें, है ना। कुछ कर सके का मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी कहूँ वो मेरा इंटेंशन जॉब से ही रिलेटेड हो। आप ऐसे कोई काम करिए जिससे लोगों को सहायता मिले और आपका अल्टीमेटली खुद का जो आंतरिक प्रसन्नता होती है ना, उस काम को करने से वो मिले। जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताएं कैसे। पहला, सामाजिक कुशलता का विकास। क्या कि इन्होंने सामाजिक कुशलता क्या इन्होंने क्या माना है, देखिए मनुष्य अपनी समस्त गतिविधियों समाज में रहकर ही करता है। समाज को भली भांति समझना और खुद की समाज के साथ सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया को ही ड्यूवी ने सामाजिक कुशलता माना है। इनके अनुसार मनुष्यों में सामाजिक कुशलता का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अनुभवों का पुनर्निर्माण और वातावरण के साथ समायोजन। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य बदलते समाज के अनुरूप स्वयं को समायोजित करता रहे। जनतंत्रीय जीवन का प्रशिक्षण। क्या इन्होंने क्या माना कि देखिए, प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री होने के साथ साथ जनतंत्र के समर्थक भी रहेंगे और इन्होंने सामाजिक कार्यों में कुशलतापूर्वक भाग लेने के लिए एक व्यक्ति में 7 प्रकार की क्षमताओं को बतलाई। अब ये क्षमताएं क्या हैं देखिएगा। पहला, स्वास्थ्य। दूसरा, योग्य। तीसरा, गृहस्थ। चौथा, क्रिया करने की क्षमता। व्यवसाय, नागरिकता, अवकाश का सही उपयोग, यानी कि जब आपकी छुट्टी है उस दिन आपने क्या किया। खैर आपके चैनल पर तो क्लासेस चलती नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम रहा होगा तो आपने क्या किया इस टाइम पे, उपयोग। उसके बाद में नैतिकता एवं चरित्र। तो ड्यूवी ने इसका कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया, फिर भी इनमें पूर्व निश्चित उद्देश्य यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक तथा नागरिकता की शिक्षा निहित है। इनका स्वरूप समाज की बदलती स्थितियों के साथ बदलता रहता है। अब कुछ शिक्षा के पाठ्यचर्या में इन्होंने बताया कि बाल एवं देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया क्या कि बाल एवं समाज केंद्रित पाठ्यचर्या। ड्यूवी ने विषय आधारित पाठ्यचर्या को दोषपूर्ण बताया है। उन्होंने पाठ्यचर्या का नियोजन बालक की मनोवैज्ञानिक स्थिति यानी सामाजिक स्थिति, क्रियाओं एवं विषय की आवश्यकताओं के आधार पर करने को कहा। पाठ्यचर्या का निर्धारण बालकों की रुचि, योग्यता एवं रुझान को ध्यान में रखकर होना चाहिए। जीवन की क्रियाओं पर आधारित पाठ्यचर्या मतलब जीवन की क्रियाएं। अब आप यही समझ लीजिए आपकी डेली लाइफ में जो भी आप करते हैं बस वही सब चीज़ें हैं। उपयोगी पाठ्यचर्या हो, रुचि पर आधारित हो, यानी कि बच्चा जिनमें रुचि रखता हो उस पर आधारित हो। जैसे किसी बच्चे को आर्ट बनाना पसंद है, ठीक है, तो उस पर बेस्ड हो। इन सब चीज़ों का गहन अध्ययन करके उनका सिलेबस होना चाहिए। पाठ्यचर्या के विषय में सह संबंध होना चाहिए, मतलब कोरिलेशन होना चाहिए। लचीला पाठ्यचर्या होना चाहिए यानी फ्लैक्सिबल होना चाहिए। कहने का अनुसार है कि बालक को वैयक्तिक विभिन्नताएं होती है, प्रत्येक बालक की रुचि, योग्यता और आवश्यकता में भिन्नता होती है। उनके सामाजिक वातावरण भी भिन्न होते हैं, अतः पाठ्यचर्या में भी भिन्नता आवश्यक है। उनका मानना था कि सामाजिक आवश्यकताएं एवं परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, इसलिए पाठ्यचर्या भी ऐसा हो जिसे सरलता एवं से परिवर्तित किया जा सके, अर्थात पाठ्यचर्या का लचीला होना आवश्यक है। शिक्षण विधियों में क्या बताया गया, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट चीज़ें हैं। पहला, क्रिया और अनुभव पर आधारित चीज़ें, मतलब बच्चे जब कोई कार्य करते हैं फिर उनसे कुछ मिस्टेक्स होती हैं, फिर वो सही करते हैं, तो इनसे मतलब बच्चा जब कोई काम करता है तो उससे वो बेहतर तरीके से सीख पाता है। ठीक, रुचि पर आधारित चीज़ें, जैसे मेरा या बच्चे का किसी कोई चीज़ या कोई काम करने में इंटरेस्ट है तो वो ज़्यादा अच्छे से उस काम को कर सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए आप हैं, आपको मैगी बहुत पसंद है ना, तो आपने एक दिन क्या किया, सोचा कि आज मैं ना मैगी को डिफरेंट स्टाइल से ट्राई करूँगा। एक दिन आपने नॉर्मल मैगी बना ली, ठीक, एक दिन क्या किया, सिर्फ आपने उसमें टोमेटो का यूज़ किया, सिर्फ ओनली, कभी खाइएगा बहुत टेस्टी लगती है। कोई चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टमाटर जो होता है ना, आप उसको बॉईल करके निकाल दीजिए उसका छिकला और उसको पीस के बनाइए, ठीक, पानी में ऐड करके, तो वो बहुत यमी बनती है ना। हाँ, आप कहेंगे कि मैम क्या आप तो किचन लेके बैठ गए अपना। ये जस्ट पार्ट ऑफ जोक ओनली, मैंने तो सोचा सिर्फ एक एग्जांपल लेने के लिए, मुझे मैं आगे याद आ कि मैं क्या करूँ। तो देखिए अब उसके बाद में क्या किया, आपने एक दिन सोचा आज ना कुछ स्पाइसी खाने का मतलब मन कर रहा है, आपने सिर्फ ग्रीन चिली मैगी बना ली, मतलब उसमें ना टोमेटो यूज़ किया ना कोई और वेजिटेबल, सिर्फ चिली। एक दिन आपका वेज मैगी खाने का मन किया, आपने उसमें घर पे सब सारी सब्जियां रखी थी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, सब कुछ उसमें डाल दिया। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसमें बैगन लौकी डाल दें, मतलब समझ रहे हैं ना, नॉर्मली सब्जियां, ठीक है, वैसे बना ली।
तो आपने उसके बाद में क्या किया, ये क्योंकि आपको मैगी पसंद थी ना, इसलिए आपने उसको 4-5 तरीके से बना लिया। अब कोई एक बंदा है उसको मैगी खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल बेकार लगती है, उसे क्या किया, जब मैगी बना लो, वो किसी भी तरह करके प्लेन मैगी बना लाए। तो क्या उसने कुछ सीखा नहीं। लेकिन जो ये बंदा है जिसको मैगी बहुत पसंद है, तो ये 4-5 बार चीज़ों को बना बना के कितने तरीके से बनाना मैगी सीख गया, इवन मैगी स्टॉल खोलने के लायक हो गया, है ना। तो यही बताया जॉन डीवी ने क्या, कि रुचि पर आधारित जब कोई बच्चा कोई कार्य करता है तो वो विभिन्न विभिन्न प्रकार से चीज़ों को सीख सकता है। वास्तविक जीवन पर आधारित, इनका मतलब है कि जो वास्तविक जीवन को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्धारण होना चाहिए, सह संबंध यानी कोरिलेशन होना चाहिए, योजना प्रणाली यानी प्रोजेक्ट मैथड होना चाहिए, अनुशासन, अनुशासन वही सब चीज़ें बताई कि अनुशासन वह अंतर्निहित शक्ति है जो बालकों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने एवं परस्पर सहयोग की भावना से उत्पन्न होती है। ठीक है, बच्चे अपनी रुचि योग्यता लेने एवं परस्पर सहयोग की भावना से उत्पन्न होती है। बच्चे अपनी रुचि योग्यता और रुझान आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य को चुनते हैं तथा स्वतंत्र रूप से उनका निष्पादन करते हैं। जब उनकी भावनाओं के विपरीत कार्य करने का दबाव बनाया जाता है तो उनमें घृणा और विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगती है और वे अनुशासन तोड़ने लगते हैं। डीवी के अनुसार सच्चा अनुशासन सामाजिक अनुशासन है जो बच्चों में विद्यालय में होने वाले कार्यों में सहभाग करके उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी बच्चे के अंदर अनुशासन जो है डेवलप करवाना चाहते हैं तो ग्रुप डिवाइड कर दीजिए। जैसे एक क्लास में 30 बच्चे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आपने 6-6 बच्चों का ग्रुप डिवाइड कर दिया तो कितने ग्रुप हो गए, 5 ग्रुप हो गए, है ना। और आपने कुछ उनको ऐसी एक्टिविटीज़ दी, जैसे मान लीजिए एक बच्चे को दिया कि आपके ग्रुप को एक ये प्रोजेक्ट बनाना है, एक ग्रुप को दे दिया कि आपके ग्रुप को ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो इससे पता है क्या होगा, इससे बच्चों के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होगा और उन्हें साथ में काम करने की क्षमता बढ़ेगी और वे कुछ नया से नया चीज़ें करेंगे भी और साथ में सीखेंगे भी। अब डीवी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। अब आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, इवन आप शिक्षक हैं भी, है ना। हमेशा ये, जैसे मैं हर बार बोलती आई हूँ कि अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी बनना है तो आप वो आज ही मान लीजिए कि हम ये हैं। जैसे आप नो डाउट कि टीचर बनने के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप बोलिए कि ये आई एम ए टीचर, है ना। जब आप ये बोलेंगे ना तब जो फीलिंग आएगी, दैट मीन्स यू आर अ टीचर। ज़रूरी नहीं है कि आपको उस काम के लिए जब मनी मिले या आप उस काम को करने के लिए कहीं जाएं, पढ़ाएं प्रॉपर, तभी आप शिक्षक हैं। अगर आप मान लीजिए 10 बच्चे बैठे हैं, आप अपनी कोचिंग में गए और वहाँ जाकर के आपने सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच दे दी, उनको कुछ सिखा दिया, एक दिन किसी बच्चे को पढ़ा दिया, है ना, या कहीं नीड हुई किसी बच्चे को, आपने उसको सॉल्व कर दिया क्वेश्चन में, देन यू आर अ टीचर। आपके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। अब देखिए डीवी के अनुसार टीचर कैसे होने चाहिए, आइए सीखते हैं और सीख करके इसको अपने आगे के जीवन में आप ज़रूर अपनाएंगे। क्या कि शिक्षक का कर्तव्य बालकों में अच्छी आदतों तथा सामाजिक मूल्यों का निर्माण करना होना चाहिए। ये शिक्षक जो समाज सेवी के रूप में देखते थे, शिक्षक का कार्य विद्यालय में ऐसे सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना है जिससे बालकों के सामाजिक गुण, मूल्य एवं व्यक्तित्व का विकास हो सके तथा उनके द्वारा सामाजिक विकास भी संभव हो सके। शिक्षक को बालकों की स्वाभाविक रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें ऐसे कार्य देने चाहिए जिनसे उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। छात्र का क्या रोल होना चाहिए, तो इनके डीवी के अनुसार बालकों का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो पाएगा जब उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उनकी रुचियों, योग्यताओं, रुझानों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य दिए जाएंगे। शिक्षा ऐसी हो जिससे वे अपना तथा समाज का विकास निश्चित कर पाए। डीवी बालकों के स्वाभाविक विकास के लिए स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे छात्र और समाज दोनों का समान आदर से देखते थे। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो देखिए डीवी ने प्रगतिशील विद्यालय को महत्व को बताया जिनमें बालक कार्य करने एवं विचार करने के लिए स्वतंत्र रहे, जिनका पाठचर्या संकीर्ण होकर के विस्तृत एवं परिवर्तनशील हो, जिनमें नित्य नए अनुभवों का समावेश हो, जहाँ बालक स्वयं करके एवं स्वयं के अनुभवों के आधार पर सीखते हैं। अब शिक्षा के अन्य पक्ष बताएं क्या। देखिए जन शिक्षा, डीवी जनतंत्र के पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा, सबको समान शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के पक्षधर में थे, यानी स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करते थे। इनका मत था कि सभी
को उनकी रुचियों, योग्यताओं, रुझानों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के द्वारा विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप उस समय स्त्री शिक्षा को बल मिला और स्त्रियां भी पुरुष की तरह योग्यता साबित कर पाई। व्यावसायिक शिक्षा डीवी के अनुसार क्या था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनको आगे चल करके क्या मिले, रोजगार। धार्मिक और नैतिक शिक्षा सबसे पहले आदर्शवाद से प्रभावित थे, कुछ समय के बाद प्रकृतिवाद से प्रभावित हुए और अंत में प्रयोजनवाद से भी प्रभावित हुए। आदर्शवाद देखिए आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म यानी यथार्थवाद, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जाइए आप पूरी पूरी प्लेलिस्ट देखिए। और हाँ, अगर आपकी कुछ क्लासेस मान लीजिए छूट गई, आप आज पहली बार चैनल पर आए हैं, आपने सोचा अरे मेरा तो पेपर 1 छूट गया, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। क्यों? क्योंकि आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब एक इतनी बढ़िया आपके पास एक सुविधा है घर बैठे कि पूरी पूरी देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। 30 मिनट से मैक्सिमम कोई क्लास होगी नहीं, में भी 1-2 हों भी। तो अगर आप इसे 2x की स्पीड में भी देखेंगे ना, तो आप 15 मिनट्स में अपनी एक क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। सो जाइए, मे भी अब आप बीएड कर रहे हैं ना, ग्रेजुएशन पीजी में भी, और कुछ आप कंप्लीट कर चुके हों, तो बहुत आसानी से आप अपने 2 घंटे दीजिए, पूरी पूरी पेपर 1 कंप्लीट, है ना। अब देखिए ड्यूवी का प्रयोगात्मक स्कूल क्या कि ड्यूवी ने सन 1896 में शिकागो विश्वविद्यालय को एक प्रयोगात्मक स्कूल स्थापित किया। या इन्होंने अपने शैक्षिक सिद्धांतों की परीक्षा की और उन्हें लागू किया। इस स्कूल में 4 से 14 वर्ष की आयु के बालक 8 से 10 की टोली में समान रुचियों एवं योग्यताओं के आधार पर भर्ती करके रखे गए और किंडरगार्टन पद्धति में प्रशिक्षित अध्यापक इन्हें पढ़ाते थे। स्कूल का कार्यक्रम लचीला था। अध्यापक अपने कार्यक्रम में स्वेच्छानुसार परिवर्तन ला सकते थे। उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। अध्यापक छात्रों की भलाई के लिए प्रयत्नशील तथा जिससे बालक को शिक्षण के लिए स्वाभाविक और नवीनतम विधियां खोजी जा सकें। ठीक, द स्कूल एंड सोसाइटी में ड्यूवी ने इस संबंध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। पहला क्या बताया कि स्कूल को समाज के निकट कैसे लाया जाए, इतिहास, विज्ञान, कला, पाठ्य सामग्री कैसे निर्धारित की जाए कि विद्यार्थी इस सामग्री के साथ अपने जीवन का सह संबंध स्थापित किया, और उसके बाद में शिक्षण कैसे किया जाए कि प्रत्येक बालक पर अधिक से अधिक व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। इन प्रयोगों को द स्कूल एंड सोसाइटी में प्रकाशित किया गया। इन्हीं के प्रकाशन के फलस्वरूप इस पत्रिका को बहुत लोकप्रियता मिली। अब ड्यूवी इसी को ध्यान में रखते हुए कहा करते थे, क्या कहा करते, तो देखिए पहले कि क्रियाशीलता बनाए रखने से स्कूल सदैव नए अनुभवों, नए भावों से अनुप्रमाणित रहता है। स्कूल का जीवन से सीधा संबंध बना रहता है और स्कूल समाज का लघु रूप बन जाता है। ड्यूवी के अनुसार विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। ड्यूवी के अनुसार यद्यपि विद्यालय समाज का लघु रूप है, परंतु वहाँ का वातावरण सरल, पवित्र और संतुलित रहता है ना। विद्यालय का वातावरण सरल, सौहार्दपूर्ण व मंगलमय होना चाहिए तथा वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो ड्यूवी ने बताई। और इनके अनुसार शिक्षा क्षेत्र में लाने का परिवर्तन क्या था, रुचि और परिश्रम के पारस्परिक संबंध को समझना, व्यक्तिवाद और समाजवाद के पारस्परिक संबंध को समझना, स्कूल और समाज के बीच संबंध समझना, ये सब थे जो आपने अभी ऊपर बातें पढ़ी। और क्या बताएगा कि जैसे व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तन होने पर हमें संबंधित विधियां में परिवर्तन करना पड़ता है, वैसे ही समाज की स्थिति में परिवर्तन आने के लिए पाठ्यवस्तु एवं पाठन विधि में सुधार और परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। अब आप इसी से समझ लीजिए, जैसे कि आपका पहले ईयरली था, आप सेमेस्टर बना लिए होगे, अब आपको मन ही मन गुस्सा आ रही होगी कि जहाँ हम पैर रखते हैं वहीं कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे ये किया क्या होगा। इसके पीछे भी रीजंस होंगे, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है ना। अब देखिए मूल्यांकन की यदि बात की जाए तो कुछ गुण रहें, कुछ दोष रहें। तो यदि गुणों में बात की जाए तो बालक की रचनात्मक वृत्तियों पर इन्होंने बल दिया था, है ना। प्रयोगवाद ने बालक के व्यक्तित्व को ही शिक्षा का केंद्र स्थल माना है, न केवल पुस्तकीय ज्ञान को। फलस्वरूप बालकों को रूढ़िगत परंपराओं को कारगर से निकलकर स्वतंत्र व्यक्ति की स्थापना का भी समय मिलता है ना। अब यदि दोष की बात की जाए तो डिमेरिट्स में देखिए कि मनुष्य मनोयोग से उसी कार्य को करना चाहता है जिससे किसी उद्देश्य की पूर्ति हो सके। प्रयोगात्मक निश्चित आदर्श एवं मान्यताओं की अवहेलना कर उद्देश्य की महत्वता की उपेक्षा करता है, ये इसका प्रमुख दोष है। फिर देखिए बुद्धि को सहज वृत्ति
अनुभूति एवं भावना की कठपुतली बना देना, मानव की विवेक शक्ति की उपेक्षा करना है। ठीक है, तो देखिए संक्षेप में क्या कहा जा सकता है कि प्रयोगात्मक विचारधारा से वर्तमान शिक्षा संसार बहुत प्रभावित हुआ। यह प्रभाव इसके गुणों को साक्षी, चिरंतन सत्य एवं मान्यताओं की उपेक्षा से प्रयोगवाद का भविष्य संदिग्ध सा है। शाश्वत उद्देश्यों, सत्य एवं मान्यताओं को स्वीकार कर लेने पर इसके उज्जवल भविष्य की आशा की जा सकेगी। अति भौतिकता की विचारधारा ने आध्यात्मवादियों को इस सिद्धांत से बहुत दूर कर दिया। कुछ भी हो, पर इतना तो कहा जा सकता है कि इस विचारधारा ने शिक्षा के लिए नूतन दिशा दिखाकर स्वतंत्र गति से उस ओर बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान की है। देखिए हर एक वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए, और अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं या आपको कोई भी चीज़, कोई भी बात अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को। ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। फिलहाल एक यूट्यूबर की तो आदत होती है ये सब बोलने की, बट मैं भी बोल रही हूँ क्यों, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में अपने आगे चल करके क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे ना कि ये आपकी ड्यूटी है, ये है। सो अभी ये भी आपकी ड्यूटी है कि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। इवन मुझसे ही नहीं, आप किसी भी यूट्यूबर से, कहीं से भी, है ना, डेली लाइफ में भी किसी से कुछ भी सीखिए। सो ये उससे ज़रूर एहसास कराइए कि नहीं आपने मुझे सिखाया है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम आप गिड़गिड़ाएं उसके सामने, अरे आपने मुझे सब कुछ, नहीं ऐसे नहीं करना है। लेकिन उसको एक बार ये एहसास कराइए कि नहीं आप हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। क्यों? क्योंकि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है ना। ये सिर्फ मैं ये मत सोचिएगा कि मैं अपने लिए कह रही हूँ कमेंट करवाने के लिए। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब जब आप सामने वाले को रियलाइज़ करवाएंगे ना कि यू आर इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, सो उससे क्या होगा, आपको भी अच्छा फील होगा कि आप किसी की तारीफ़ में कुछ कह पाएँ, और उसके बाद में सामने वाले को भी अच्छा फील होगा उसकी इंपॉर्टेंस को जान करके। ठीक है, सो ये मेरे अपने कुछ आइडियोलॉजी हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, और हो सके या अच्छा लगे अगर आपको तो आप भी इन्हें अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, और इनका रिजल्टेंट आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए या किसी भी चीज़ की PDF चाहिए जो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम भी PG पॉइंट ही है। और यदि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, सब कुछ आप चाहते हैं कि क्लासेस कंटिन्यू चलें, तो प्लीज़ 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 आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने होंगे। कम्युनिटी टैब पे पोस्ट में जो लाइक वगैरह होते हैं ना, ये सब चीज़ आपको चेक करते रहनी है, और है ना क्लासेस में रोज़ आइए शाम को 5 बजे। और एक नई क्लास अगर शुरू करेंगे तो उसकी टाइमिंग के लिए मैं कम्युनिटी टैब पे एक पोल करवा लूँगी, वहाँ पे आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी है। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि इस टाइमिंग पर क्लास हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, 2 दिन है अभी आपके पास। ठीक है, 2 टॉपिक और कंप्लीट करवाने हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। ओके।